नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में ही सच्चाई मुंह से निकल आती है। मुझे नहीं मालूम साल जाते जाते बीजेपी नेताओं को क्या हो गया। आज 2025 का आखिरी दिन है और जाते जाते बीजेपी के नेता कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो उनके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करती, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। कल अमित शाह कोलकाता में थे, वेस्ट बंगाल में थे। ममता बनर्जी के शासन की बुराई करते करते अनजाने में ही सही, पर अमित शाह कांग्रेस के शासन की तारीफ कर गए। वो कांग्रेस का शासन पश्चिम बंगाल में जो 77 तक रहा, और अमित शाह ने बताया कि जब कांग्रेस का शासन था पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल कैसे इस देश का सबसे खुशहाल राज्य था। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। अब जरा एक कदम आगे चलिए, वहीं पश्चिम बंगाल में। इस देश में पिछले 12 साल में मंदिर मस्जिद की राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है? कोई बच्चा भी बता देगा, आंख मूंद के बता देगा कि जब भी मंदिर मस्जिद की राजनीति होगी तो समझो बीजेपी का कोई नेता है या बीजेपी राजनीति कर रही है। अब जब खुद से ये सवाल पूछा गया, जब ममता बनर्जी उनकी राजनीति का काट कर रही हैं, तो बीजेपी के नेता वो बात कह रहे हैं जो सही में बात तो सही है, लेकिन ये बात विपक्ष कहता था और बीजेपी नेता उसका मजाक उड़ाते थे कि मंदिर मस्जिद बनाना सरकारों का काम नहीं। देखिए, दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना, ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हमारे भाइयों और बहनों, युवा युवती को नौकरी देना। जैसे ममता बनर्जी बोले थे डबल डबल नौकरी होगा, इंडस्ट्री होगा, लेकिन 15 साल में हम लोग कोई इंडस्ट्री नहीं देखे और कोई नौकरी भी नहीं देखे। सब चला गया परिযায়ী श्रमिक होकर, माइग्रेंट लेबरर होकर दूसरे राज्य, भाजपा राज्य में चला गया है। अब जाते जाते ही सही यूँ लग रहा है कि कुछ तो सुधर रहा है, कुछ तो सच्चाई निकल रही है। इसी तरह से आज 2025 के आखिरी दिन, आने वाले 2026 से हम भी कुछ उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस देश में जो एक भीड़ अंधभक्तों की हो गई है, उस भीड़ में कुछ कमी आएगी। कुछ लोग तो इस नए साल में अपनी आंखों पे पड़ा चश्मा उतारेंगे, कुछ तो होंगे जिन्हें सच्चाई दिखेगी। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके आंखों पे पड़े चश्मे को उतरने की हम उम्मीद करते हैं। राजनीतिक रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे 2026 से ये है कि शायद नीतीश और नायडू, इन दोनों की जोड़ी पे आंख में पड़ा चश्मा उतर जाए। जिस तरह की राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है, जिस तरह से राजनीति बीजेपी के और संघ के लोग और बीजेपी और संघ से जुड़े लोग, संगठनों के लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, एक तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर बदमाशियां की जा रही है, उससे बीजेपी को शायद फ़ायदा हो जाए, लेकिन नीतीश और नायडू को बहुत नुकसान होने वाला ये भी तय है। नीतीश नायडू ही नहीं, जितने सहयोगी हैं एनडीए में बीजेपी के, उन सब को नुकसान होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों का हितैषी अपने आप को बताते हैं, नीतीश कुमार बताते हैं, लेकिन अब मुसलमान तो छोड़िए, बीजेपी के लोग तो, संघ के लोग तो, बजरंग दल के लोग तो अब क्रिश्चियंस को और दूसरी माइनॉरिटीज़ को भी निशाने पर लेने लगे हैं। अब ऐसे में क्या इनके किए कर्मों का असर नीतीश और नायडू की राजनीति पर नहीं पड़ेगा? जाहिर है पड़ेगा। साथी तो है ना, सरकार में तो खड़े हैं आप, सहयोगी बने हुए हैं। ज़्यादा लंबा नीतीश और नायडू टिक नहीं पाएंगे। खास करके नायडू का मुझे लगता है कि बीजेपी जिस एग्रेसिव
पॉलिटिक्स को कर रही है और जिस जहर को फैला रही है, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों की खामोशी उसे और बढ़ावा दे रही है, वो नायडू को ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि 2026 में नीतीश नायडू को शायद कुछ अकल आ जाए और इस जो चश्मा जो पहन रखा है मोदी नाम का, उस चश्मे को उतार फेंक कर असलियत देखेंगे। इसी तरह से बात सिर्फ एनडीए के सहयोगियों की नहीं, उन लोगों की भी है जो खास करके कांग्रेस में बैठकर मोदी भक्ति में ज़्यादा लीन है। उनमें एक नाम है शशि थरूर। उम्मीद है कि शशि थरूर को अभी कुछ सच्चाई का सामना हुआ है। 2026 में ज़रा पिक्चर उनको क्लियर हो जाएगी कि जिस भक्ति में वो डूब रहे हैं, वो भक्ति उन्हें ही एक दिन ले डूबेगी। उनका राजनीतिक जीवन का सफ़र अंत हो जाएगा उसका। तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश नायडू के साथ थरूर की अक्ल भी ठिकाने आएगी। अब राजनीति से बाहर आए तो मालूम नहीं, इतनी लंबी फौज है कि अब क्या ही बताएं। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar पुरुष, जीवित शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई। अब ये ऐसे अंधभक्त हैं जिनका बदलना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें एक चेहरा आपने देखा होगा, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को ऐसी भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आई। कहा जाता था, हम तो जब पत्रकारिता पढ़ भी रहे थे और इसमें आए थे और उससे पहले भी पढ़ते थे, कहा जाता था कि जो अंबानी है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिता, कि इतने ताकतवर थे वो कि कहा जाता था कि 150 MP तो हर वक्त उनकी जेब में रहते हैं, इतने पावरफुल हुआ करते थे। अचानक से मुकेश अंबानी इतने कमज़ोर कैसे हो गए, मुझे समझ में नहीं आया कि एक आम अंधभक्त की तरह मोदी जी की तारीफ़ों के पुल बांधने लग गए। उम्मीद करते हैं कि अंबानी जी को भी शायद इस साल समझ में आए कि जब वो अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो प्रोडक्ट बेचते वक्त वो नहीं देखते वो कि हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है। वो सबको प्रोडक्ट बेचते हैं, सबको जो है वो चूना लगाते हैं एक तरह से। तो फिर उनकी भावनाओं का ध्यान रखना भी मुकेश अंबानी का काम है। इसी तरह से हमारे बच्चन साहब बहुत कुछ लिखते हैं ट्वीट पे, पहले बहुत कुछ लिखा करते थे, लेकिन पिछले 12 साल में ऐसी चुप्पी साधी है बच्चन साहब ने कि उन्नाव रेप विक्टिम के समर्थन में भी कुछ नहीं बोले। महंगाई बेरोज़गारी तो छोड़िए, लेकिन तारीफ़ों में ज़रूर कहते हैं। अब चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो या कुछ हो, वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं और मोदी जी की तारीफ़ों में पुल ज़रूर बांधते रहें। आजकल हालांकि वो भी कम कर दिया है। तो उन्हीं बच्चन साहब को भी शायद ये एहसास हो जाए कि उन्हें सुपरस्टार का तमगा देने वाले सिर्फ ये बीजेपी के लोग नहीं थे, उसमें सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें बराबर का प्यार दिया। और जब उनकी जान पर बनाई थी, जब वो मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो दुआओं करने वालों में जितने हिंदू थे उतने ही मुसलमान थे, उतने ही ईसाई थे, उतने ही सिख और जैनी भी थे। तेंदुलकर साहब खेलते थे, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा, सबने प्यार दिया, हमने भी दिया। हम हिंदू हैं, हमने भी उन्हें बहुत प्यार दिया। उतना ही प्यार मुसलमानों ने भी उन्हें दिया, बल्कि पाकिस्तान में भी आज भी तेंदुलकर के बहुत फ़ैन हैं। लेकिन वही तेंदुलकर अचानक सत्ता के आगे ऐसे झुके कि मानो रीढ़ की हड्डी ही गायब हो गई। शायद 2026 में कोई ऑपरेशन करें तो रीढ़ की हड्डी वापस आ जाए। एक और क्रिकेटर से इस साल मैं कुछ सुधरने की उम्मीद करता हूं, वो है गौतम गंभीर। गंभीर साहब ने इस वक्त भारतीय क्रिकेट की जो ऐसी तैसी फेर दी है, क्या ही बोलो। उम्मीद करता हूं 2026 में अपने जो भगवा रंग का चश्मा है
वो उतार कर गौतम गंभीर एक क्रिकेटर के नज़रिए से सोचे, अपने चमचों को आगे बढ़ाने की बजाय असली टैलेंट को आगे बढ़ाए, असली जो खिलाड़ी हैं, जो टैलेंटेड है, उन्हें मौका दें और टीम में वही माहौल वापस लाएं जो टीम में हुआ करता था। गंभीर साहब, अब आप सांसद नहीं रहे हैं। अपना गेरुआ रंग का, अपना भगवा रंग के जितने आपने वस्त्र धारण किए हैं उन्हें उतारिए और इंडिया की जर्सी जो आप पहनते उस रंग में रंग जाइए 2026 में। तो ही ये भारतीय क्रिकेट के लिए भी अच्छा है और आपके खुद के लिए भी अच्छा है। एक चीज़ और, जैसे मैंने शुरू में आपको अमित शाह और बीजेपी की नेत्री का बयान सुना है, एक और शख्सियत है जाते जाते जो थोड़ा सा हैरान कर गए इस देश को, वो है गोदी मीडिया में से एक अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी आजकल जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, हालांकि भरोसेमंद नहीं हो कब बदल जाए, लेकिन कम से कम पिछले 12 साल में, पिछले 12 दिनों में उन्होंने पत्रकारिता की है। ये तो मानना पड़ेगा कि पत्रकार को जो करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 26 में भी शायद अर्नब गोस्वामी का ये रूप जारी रहे तो इस देश के लिए भला हो। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि और भी गोदी मीडिया के जितना गोदी मीडिया है, किसी का आत्मसम्मान तो जगे, किसी की आत्मा तो जगे, कोई तो ये कहे कि यार देश गर्त में जा रहा है। आवाज़ उठाना और सरकार से सवाल पूछना हमारा कर्म है, हमारा फ़र्ज़ है, उसको अदा करते हैं। शायद 2026 में फिर कुछ बदलाव आए। ये फहरिस्त बहुत लंबी है जिनसे उम्मीदें हैं, लेकिन एक फहरिस्त और है मेरी जिनका मैं गारंटेड आपको लिख के दे सकता हूँ। आप मेरा वीडियो सेव कर लीजिएगा, वो चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, चाहे 2028 हो, चाहे 29 हो, वो लोग नहीं बदलने वाले हैं। ये फहरिस्त उन लोगों के जो कतई नहीं बदलने वाले हैं। उस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है कंगना रनौत का। अंधभक्त तो छोड़िए, जिस तरह की वो बातें करती हैं, जिस तरह के वो बयान देती हैं, 2026 में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कंगना रनौत अपना ट्रैक रिकॉर्ड जारी रखेंगी। वो नहीं बदलने वाली, वो मैच्योर नहीं होने वाली, वो नहीं सुधरने वाली। इसी तरह से उन्हीं के फ्रेटर्निटी के एक और हैं जो मुझे लग रहा सुधरने की बजाय 2026 में और बिगड़ेंगे। उनका नाम है परेश रावल। अपने मूत्र को बियर की तरह पीने का आइडिया देने वाले परेश रावल एक वक्त में एज एन एक्टर यहाँ मैं उनका रखता था, ये स्टेचर था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसे ऐसे बयान दिए, ऐसे ऐसी ट्वीट किए हैं कि पूछो मत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनके गिरने की रफ्तार है वो 2026 में भी जारी रहेगी। वो और गर्त में जाएंगे और साथ में उनका साथ देंगे एक प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर जो लगातार गिरता जा रहा है, जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री। एक फिल्म मोदी जी ने क्या चलवा दी, उसके बाद तो प्रोपेगेंडा फिल्मों में उन्होंने पता नहीं कितने लो रिकॉर्ड और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा डूब रहा है, सब कुछ डूब रहा है, लेकिन वो जस के तस जारी हैं। और इस साल 26 में भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 फिल्में तो मैं मान रहा हूँ कि वो इस तरह की बनाएंगे जिसमें समाज में सौहार्द फैलाने की जगह समाज में द्वेष फैलेगा और एक पार्टी की तरफ निशाना होगा, उसे बदनाम करने की कोशिश होगी और एक पार्टी को या एक चेहरे को चमकाने की कोशिश वो जस के तस जारी रखेंगे। इसी लिस्ट में 3 नाम अपनी फील्ड के मैं रख लेता हूं जो मैं गारंटी से कह सकता हूं 2026 में भी नहीं बदलेंगे। पहले हैं ये सुशांत सिंह, दूसरे हैं ये रजत शर्मा और तीसरी हैं रूबिका लियाकत। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कुत्ते की पूंछ को लाख आप पाइप में रख लीजिए, वो सीधी नहीं हो सकती। इसी तरह से ये तीनों भी इस साल भी सीधे नहीं होने वाले। हालांकि मैं इसमें नविका कुमार को भी रख सकता हूँ, सुधीर चौधरी को भी रख सकता हूँ, लेकिन वो दोनों मैं अर्नब की कैटेगरी में ज़्यादा रखना चाहूँगा जो मौके के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन ये तीनों तो गारंटी से कह सकता हूँ कि ये कुछ हो जाए
मुझे लगता है कि तब तक, खास करके रूबिका, लियाकत और सुशांत तो तब तक नहीं बदलेंगे जब तक ये सरकार नहीं बदल जाती। रजत शर्मा तो शायद तब भी ना बदले, क्योंकि उनका तो चैनल ही इस सरकार के भरोसे चलता है। तो ये लोग हैं जो कतई नहीं बदलने वाले। बाकी जो आम जन है ना, जिसके घर में रोज़ राशन आता है, रोज़ मेहनत करता है, रोज़ कमाई करता है, या महीने के एंड में पूरे महीने मेहनत करने के बाद इतना कमाता है कि अपना परिवार पाल सके, उन लोगों के आंखों में पड़े चश्मे की उतरने की उम्मीद करता हूं। और जो लोग चंद रुपयों के लिए मस्जिदों के आगे हुड़दंग मचाते हैं, घर में बैठे बुज़ुर्ग माँ बाप मुफ्त का राशन हर महीने ले आते हैं, जो उस पे ज़िंदा हैं, वो अब मुफ्तखोर हो चुके हैं। उनसे आप उम्मीद मत कीजिए। वो यूं ही ये तांडव 26 में भी जारी रखेंगे, जो 25 के जाते जाते बहुत ज़्यादा दिखा। यहाँ एक उम्मीद और करूँगा मैं, जाते जाते आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। ये पिछले साल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी, उस वक्त उनकी याद में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ये आर्टिकल अखबार में लिखा था। प्रेम कुमार धूमल अनुराग ठाकुर के पिता, अनुराग ठाकुर के पिता ने ये आर्टिकल अखबार में लिखा था, और टाइटल से जैसे कहा कि मैंने कहा दिल्ली के सहयोग के बिना शिमला की कुर्सी नहीं चल सकती, वो बोले मैं हूँ ना। ये मनमोहन सिंह की तारीफ में उन्होंने लिखा था कि मनमोहन सिंह किस तरह के प्रधानमंत्री थे। और दरअसल ये आईना है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, कि दरअसल आप जब दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री हो तो आप सबके प्रधानमंत्री हो, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो। स्टेट में किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र और राज्य सरकारों में कैसा तालमेल होना चाहिए, उसका एक जीता जात का उदाहरण प्रेम कुमार धूमल ने यहाँ पर पेश किया है। इस आर्टिकल में प्रेम कुमार धूमल कहते हैं कि जब 30 सितंबर 2007 को वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद शपथ लेते ही वो सीधा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने दिल्ली चले गए थे। यहाँ देखिए, वो कहते हैं कि जब मैं उनके कार्यालय में पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि दरवाज़ा खोलते ही स्वयं डॉक्टर साहब सामने खड़े थे। उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया और कहा, प्रेम कुमार जी, वैसे तो मेरी पार्टी हारी है, पर मुझे खुशी है कि आप मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, प्रेम कुमार धूमल भी प्रोफेसर थे। एक पढ़ा लिखा आदमी दूसरे पढ़े लिखे आदमी की कितनी इज्जत करता है, ये फ़र्क है। फिर वो लिखते हैं आगे, काफ़ी देर तक विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कल शपथ ली थी, पर मैं कुर्सी पर नहीं बैठा क्योंकि शिमला की कुर्सी दिल्ली के सहयोग और आशीर्वाद के बगैर टिकती नहीं है। उत्तर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा, वो शब्द मैं तब तक नहीं भूलूंगा जब तक जीवित हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने जो अंग्रेज़ी में कहा, वो हिंदी में यूँ है कि प्रेम कुमार धूमल जी, कोई भी समस्या हो फ़ोन उठाइए, आपका मित्र जवाब देगा। और जब मैं विदा लेने लगा तो डॉक्टर साहब उठे और दरवाजे तक मुझे छोड़ा। ये प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर के पिता डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिखते हैं। शायद कहीं इस तरह की कोई चीज़ मोदी जी को भी थोड़ा सा झकझोड़े और उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो सिर्फ बीजेपी, बजरंग दल, संघ के मुख्य प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, वो मेरे प्रधानमंत्री, वो आपके प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री। उनके लिए देश पहले आना चाहिए, पार्टीबाजी बाद में आना चाहिए, धर्म उससे भी बाद में आना चाहिए। ये उम्मीद 2026 से करता हूँ। 2025 के इस मॉर्निंग वीडियो में, इस आखिरी मॉर्निंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2025 में हमें बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया। आपके मैसेज, आपके जो रेगुलर व्यूज़ हैं मेरे, जो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मज़ा आ जाता है पढ़ के। इतना जोश आप लोग देते हैं, उस सब के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आज शाम के इस वीडियो में 2025 के शाम के वीडियो में फिर मिलेंगे। फिर उसके बाद 2026 में आपसे मुलाकात होगी। तो फिर से एक बार एडवांस में आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।